Friends, this is Sakshi and you're on my YouTube channel Enjoy Learning with Sakshi Pandey। आज की वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 6 सिविक्स का चैप्टर नंबर 4 की एलिमेंट्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि गवर्नमेंट क्या होती है और उसमें हमने ये भी देखा था कि गवर्नमेंट के बेसिकली दो फॉर्म्स होते हैं। एक होता है डेमोक्रेटिक और दूसरा होता है मोनार्क। एक एक के हर एक एस्पेक्ट्स को हमने देखा था और फिर हमें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अच्छा लगा था क्योंकि उसमें हम खुद से अपने लीडर्स को चूज़ कर सकते हैं। तो अब ये जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है इसके कुछ की एलिमेंट्स होते हैं जिन्हें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। In this chapter, you will read about some of the key elements that influence the working of a democratic government। यानी इस चैप्टर में हम कुछ ऐसे की एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे जिससे कि किसी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का काम जो है वो इन्फ्लुएंस होता है। अब इसके बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे लोग कैसे पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, किस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं एरिया में, वहाँ पे इक्वालिटी और जस्टिस हो रही है कि नहीं। तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स इसके हैं। आगे चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अब साउथ अफ्रीका इज़ अ कंट्री दैट हैज़ पीपल ऑफ सेवरल रेसेस। तो यहाँ पे हमें एक कंट्री के बारे में बताया गया है जो कि है साउथ अफ्रीका। तो ये एक ऐसा देश है जिसमें अलग अलग रेस के लोग हैं, कोई डार्क पीपल, कोई लाइट, कोई फेयर, इस तरह से सबका कॉम्प्लेक्शन अलग अलग है। देयर आर ब्लैक पीपल हु बिलोंग टू साउथ अफ्रीका। यानी वहाँ पे ब्लैक कलर के लोग भी होते हैं जो कि साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते हैं, और जो वाइट्स होते हैं वो एक्चुअली बाहर से आए होते हैं सेटल होने के लिए। और साथ ही साथ वहाँ पे इंडियंस भी होते हैं जो कि वहाँ पे लेबरर्स या ट्रेडर्स के फॉर्म में गए हों। Maya Naidu, an 11-year-old South African girl living in the town of Johannesburg, was helping her mother clear up her old boxes। यानी माया नायडू जो कि 11 साल की बच्ची है जो कि जॉन्सबर्ग के टाउन में रहती है, वो अपनी मदर की मदद करा रही थी सारे पुराने बॉक्सेस को क्लीन कराने में। शी फाउंड अ स्क्रैप बुक फुल ऑफ पिक्चर्स एंड न्यूज़पेपर आर्टिकल्स। तभी उसे एक स्क्रैप बुक मिला जिसमें बहुत सारी पिक्चर्स और न्यूज़पेपर आर्टिकल्स भी थी। देयर वेयर मेनी पिक्चर्स ऑफ अ यंग स्कूल बॉय ऑफ अराउंड 15 years ऑफ एज। उसी स्क्रैप बुक में एक छोटे से यंग बच्चे की बहुत सारी पिक्चर्स थे कि जो कि अराउंड 15 years का होगा। When she asked her mother who the boy was, she was told that he was called Hector Peterson। जब उसने ये बात अपनी मदर से पूछी तो उसकी मदर ने बताया कि वो लड़का जो है वो हेक्टर पीटरसन है, यानी उसका नाम है हेक्टर पीटरसन। He had been shot by the police। Maya was shocked। Why? He asked। फिर उसकी मदर ने कहा कि पुलिस ने उसे गोली मार दी थी। फिर माया शॉक हो गई कि 15 साल के बच्चे को क्यों मारा पुलिस ने गोली, और उसने इसी उत्सुकता की वजह से सवाल पूछ दिया, क्यों। Her mother explained that South Africa was earlier governed by apartheid laws। उसकी माता ने समझाया कि साउथ अफ्रीका में पहले अपार्थीड के लॉज होते थे। अपार्थीड मीन्स सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस। आपका कैसा कॉम्प्लेक्शन है इस बेस पे जब सेपरेशन होता है तो दैट इज रेफर्ड एज अपार्थीड। साउथ अफ्रीकन पीपल वेयर डिवाइडेड इनटू वाइट, ब्लैक, इंडियन एंड कलर्ड रेसेस। यानी 4 भाग में पूरी साउथ अफ्रीका की सोसाइटी को डिवाइड कर दिया गया था। वाइट लोग, ब्लैक लोग, इंडियन और कलर्ड रेसेस बाकी की। ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ दीज रेसेस वेयर नॉट अलाउड टू मिंगल विथ ईच अदर। यानी अपार्थीड के लॉज ऐसे थे कि एक जो रेस है वो दूसरे रेस के लोगों से मिंगल यानी मिक्स नहीं हो सकते। टू लिव नियर ईच अदर और इवन टू यूज़ कॉमन फैसिलिटीज़। और साथ ही साथ ऐसे भी लॉज थे कि फर्स्ट रेस वाला इंसान दूसरे रेस वाले के घर के पास नहीं रहेगा, और साथ ही साथ अलग अलग रेस के लोगों के लिए अलग अलग पब्लिक फैसिलिटीज़ होंगी। ठीक है। माया कुड नॉट बिलीव हर ईयर्स। यानी माया को अपने कानों पे विश्वास नहीं हुआ। मायाज मदर साउंडेड एंग्री व्हेन शी स्पोक अबाउट लाइफ अंडर अपार्थीड। यानी जब उसकी माता अपार्थीड के अंडर की लाइफ के बारे में बता रही थी तो ऐसा लग रहा था कि वो गुस्से में है। शी टोल्ड माया दैट इन दोज डेज वाइट स्पोक। यानी उन्होंने कहा कि उन दिनों में हॉस्पिटल्स वेयर सेपरेट एंड सो वेयर एम्बुलेंसेस। यानी जैसा कि आज है कि सबके लिए एक ही एम्बुलेंस होती है, एक ही हॉस्पिटल होते हैं, तो अपार्थीड के अंदर ऐसा नहीं होता था।
अलग अलग रेस वालों के लिए अलग अलग हॉस्पिटल और अलग अलग हॉस्पिटल्स के लिए अलग अलग एम्बुलेंसेस. An ambulance meant for white people would always be well equipped while one meant for black people was not. यानी वाइट लोगों को वो ज़्यादा वैल्यू करते थे. अगर वाइट वाली जो एम्बुलेंस होती थी उसमें सारे इक्विपमेंट्स होते थे, जबकि जो ब्लैक वाली होती थी वो सिर्फ और सिर्फ काम चलाऊ होती थी. देयर वेयर सेपरेट ट्रेन्स और बसेस. यहाँ तक कि ट्रेन और बस जो होते थे वो भी अलग अलग होते थे. इवन द बस स्टॉप्स वेयर डिफरेंट फॉर ब्लैक एंड वाइट पीपल. यहाँ तक कि जो बस स्टॉप होते हैं वो भी अलग अलग थे. नॉन वाइट्स वेयर नॉट अलाउड टू वोट. यानी जो लोग गोरे नहीं होते थे उन्हें वोट करने का अधिकार नहीं दिया जाता था. द बेस्ट लैंड इन द कंट्री वॉज रिजर्व फॉर द वाइट पीपल. यानी जो भी लैंड कंट्री में सबसे बेस्ट है वो वाइट पीपल को दिया जाता था, और बची हुई जो खराब जगह है उसमें नॉन वाइट लोग रहते थे. थस blacks and colored people were not considered to be equal to whites. यानी इसका मतलब ये है कि जो ब्लैक और कलर्ड पीपल हैं वो सब वाइट्स के इक्वल नहीं थे. वाइट्स जो थे वो टॉप लेवल पे थे, जबकि बाकी रेसेस के लोग जो थे वो एकदम लोअर लेवल पे थे. वन ब्लैक टाउनशिप वॉज द साउथ वेस्टर्न टाउनशिप. उन्हीं में से ब्लैक लोगों के रहने वाला एक टाउन था जिसका नाम था साउथ वेस्टर्न टाउनशिप. Hector Peterson lived here and he and his classmates joined the protest against learning the Afrikaans language in school. यानी हेक्टर पीटरसन भी उसी जगह पे रहता था, उसी टाउन में रहता था, और एक बार उसने और उसके क्लासमेट्स ने एक प्रोटेस्ट ज्वाइन की, जो कि ऐसा था कि स्कूल में उन बच्चों को अफ्रीकन लैंग्वेज सीखने नहीं दिया जा रहा था. इसी के खिलाफ उसने प्रोटेस्ट किया. दिस वॉज द लैंग्वेज दैट दी वाइट स्पोक. यानी ये जो अफ्रीकन लैंग्वेज है ये वो लैंग्वेज थी जो कि वाइट बोला करते थे. हेक्टर एंड अदर स्कूल स्टूडेंट्स वेयर बीइंग फोर्स्ड टू लर्न देयर लैंग्वेज बट दे वांटेड टू लर्न देयर ओन लैंग्वेज जुल्लू. यानी हेक्टर और बाकी के जो बच्चे थे उन्हें फोर्स किया जा रहा था कि आप इसी अफ्रीकन लैंग्वेज में ही पढ़िए, पर वो इस लैंग्वेज में नहीं पढ़ना चाहते थे. वो तो अपनी मातृभाषा, अपनी खुद की भाषा जुल्लू में पढ़ना चाहते थे. The South African police beat up the protesters mercilessly and shot at the crowd. यानी जो साउथ अफ्रीका की पुलिस थी उसने देखा कि अपार्थाइड के लॉज फॉलो नहीं हो रहे, तो गुस्से में आके लोगों को बहुत मारा और भीड़ में गोली भी चलाई, और इन्हीं में से एक बुलेट की वजह से हेक्टर की मृत्यु हो गई. और ये 16 जून 1976 का किस्सा है. The African National Congress, a group of people who led the struggle against apartheid, and their most well-known leader, Nelson Mandela, fought the apartheid system for several years. यानी अब इतना ज़्यादा बुराई चल रही है तो कोई ना कोई लड़ेगा ही इसके खिलाफ. तो ठीक उसी तरह से वहाँ पे भी एक पार्टी इमर्ज हुई जिसका नाम था द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जिसे शॉर्ट फॉर्म में ANC भी कहा जाता है. तो अगर आपको एग्ज़ाम में आए कि ANC का फुल फॉर्म क्या है तो आप लिख सकते हैं कि द फुल फॉर्म ऑफ ANC इज़ अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस. और ये जो थी एक लोगों का ग्रुप था जो कि अपार्थाइड के खिलाफ स्ट्रगल कर रहे थे, और उनकी जो सबसे मोस्ट नोन लीडर थी, सबसे वेल नोन लीडर थी, वो थी नेल्सन मंडेला. उन्होंने और उनके इस पूरे लोगों के ग्रुप ने बहुत ही टाइम तक अपार्थाइड के सिस्टम के खिलाफ लड़ाई की. Finally, they succeeded, and in 1994, South Africa became a democratic country in which people of all races were considered equal. यानी आखिरकार इतना स्ट्रगल करने के बाद वो जीत गए, और 1994 में साउथ अफ्रीका एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन गई जहाँ पे हर रेसेस के लोग जो थे उनको इक्वल कंसाइडर किया जाने लगा. So now there is a question. वॉट वेयर हेक्टर एंड हिज क्लासमेट्स प्रोटेस्टिंग अबाउट. यानी किसके खिलाफ वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, और हमें बताना है 5 वेज जिसमें नॉन वाइट्स को डिस्क्रिमिनेट किया जाता था. लेट अस नाउ अंडरस्टैंड वॉट अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मीन्स टू ऑल ऑफ अस. अब हम समझते हैं कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है आम जनता के लिए. पार्टिसिपेशन. वाई डू वी हैव रेगुलर इलेक्शंस. यानी हमारे यहाँ रेगुलर इलेक्शंस क्यों होते हैं. हम सब जानते हैं हमारे यहाँ रेगुलर इलेक्शंस होते हैं एट द इंटरवल्स ऑफ 5 years. हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं.
You have already read in the previous chapter that people make the decisions in a democracy. यानी पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जहाँ पे भी डेमोक्रेसी होती है वहाँ पे जो भी डिसीजंस बनते हैं वो सब आम लोगों के द्वारा बनाए जाते हैं. थ्रू वोटिंग इन इलेक्शंस पीपल इलेक्ट लीडर्स टू रिप्रेजेंट देम. यानी वो इलेक्शंस में लोगों को वोट करते हैं और फिर इलेक्ट करते हैं कि कौन से लीडर्स जो है वो उनके रिप्रेजेंटेटिव बनेंगे और उन्हें रिप्रेजेंट करेंगे. These representatives take decisions on the behalf of the people. और ये जो रिप्रेजेंटेटिव जो उन्होंने चुने हैं वो लोगों के बिहाफ पे काम किया करते हैं. In doing so, it is assumed that people will keep in mind the voices and interests of the people. यानी ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से लीडर्स जो है वो लोगों के वॉइसेस और इंटरेस्ट को अपने माइंड में रखेंगे. तो आगे देखते हैं. ऑल गवर्नमेंट्स आर इलेक्टेड फॉर फिक्स पीरियड्स. यानी जितने भी गवर्नमेंट होते हैं सबको फिक्स पीरियड के लिए इलेक्ट किया जाता है और भारत में ये पीरियड 5 साल का है. यानी हर 5 ईयर के इंटरवल पे इलेक्शंस रिपीट होते हैं. वंस इलेक्टेड गवर्नमेंट्स कैन स्टे इन पावर ओनली फॉर दैट पीरियड. यानी एक बार अगर इलेक्शन हुआ है तो गवर्नमेंट सिर्फ उसी पीरियड के लिए रह सकते हैं पावर में. यानी उसी पीरियड के लिए वो सत्ते में रहते हैं. If they want to continue to be in the power, then they have to be re-elected by people. और अगर उनको अपना ये पावर अगर उन्हें सत्ते में और रहना है और कंटिन्यू करना है इस चीज़ को तो ज़रूरी है कि लोग उन्हें दोबारा अगले वाले इलेक्शन में भी उन्हें इलेक्ट करें. दिस इज़ अ मोमेंट व्हेन पीपल कैन सेंस देयर पावर इन डेमोक्रेसी. यानी यही वो मोमेंट है, ये इलेक्शन वाला ही मोमेंट है जिसमें लोग जो है अपनी डेमोक्रेसी में पावर दिखा सकते हैं क्योंकि उनके पास ये अधिकार होता है कि वो अपने लीडर को चूज़ कर सके. एंड दिस इज़ अ वेरी वैल्यूएबल राइट. इन दिस वे द पावर ऑफ द गवर्नमेंट गेट्स लिमिटेड बाय रेगुलर इलेक्शंस. और इन्हीं तरीक़ों से ये जो रेगुलर इलेक्शन वाला तरीका है इसी वजह से गवर्नमेंट का जो पावर है वो लिमिट में होता है, कंट्रोल में होता है. वरना गवर्नमेंट तो अपने पावर का मिसयूज़ भी कर सकती है. तो यही जो रेगुलर इलेक्शंस है वही उनकी पावर को लिमिट करते हैं. ओके. अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेटिंग. यानी एक वे तो हो गया इलेक्शन का पर और भी कुछ वेज होते हैं पार्टिसिपेटिंग के. क्योंकि इलेक्शंस जो होते हैं वो 5 साल में एक बार होते हैं तो क्या पूरी जनता 5 साल में सिर्फ एक बार पार्टिसिपेट करेगी? नहीं, वो और भी बहुत सारे तरीके हैं अगर हमें रेगुलरली एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है तो. बिसाइड्स वोटिंग देयर आर अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट. यानी वोटिंग के अलावा और भी बहुत सारे प्रोसेस है जिससे हम गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. पीपल पार्टिसिपेट बाय टेकिंग एन इंटरेस्ट इन द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट एंड बी क्रिटिसाइजिंग इट व्हेन रिक्वायर्ड. अगर आपको ऐसा करना है, अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो आप पहले इंटरेस्ट लो कि गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है और अगर आपको लग रहा है कि गवर्नमेंट ये चीज़ गलत कर रही है तो आप उसको क्रिटिसाइज़ कर सकते हो. In August 2005, when a particular government increased the money people had to pay for electricity, people expressed their disapproval very sharply. इन्हें एग्जाम्पल दिया गया है कि अगस्त 2005 में जब अचानक ही गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया कि इलेक्ट्रिसिटी पे ज़्यादा बिल लगेगा तो फिर लोगों को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया और उन्होंने अपना डिसअप्रूवल शो करने के लिए उन्होंने रैलीज़ की, कैंपेन्स की. ठीक है. इसी तरह से अगर हमें गवर्नमेंट का कोई फ़ैसला नहीं पसंद है तो उसमें हम पार्टिसिपेट करने के लिए कैंपेन्स और रैलीज़ कर सकते हैं. दी गवर्नमेंट ट्राइड टू एक्सप्लेन एंड डिफेंड इट्स डिसीजन. यानी गवर्नमेंट फिर जो है वो हमें एक्सप्लेन करेगी, अपने डिसीज़न को डिफेंड करेगी पर फाइनली उसे वही सुनना होगा जो लोगों का ओपिनियन होगा और वही मानना पड़ेगा. और अगर लोगों का ओपिनियन है कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए तो लास्ट में उसे इस चीज़ को विथड्रॉ करना पड़ेगा, उस लॉ को विथड्रॉ करना पड़ेगा, उस डिसीज़न को विथड्रॉ करना पड़ेगा. द गवर्नमेंट हैड टू चेंज इट्स डिसीजन बिकॉज इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द पीपल. यानी गवर्नमेंट को अपना डिसीज़न चेंज करना पड़ेगा क्योंकि लोगों की वजह से ही वो गवर्नमेंट है. वो जो भी कर रही है वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से कर रही है? लोगों की वजह से कर रही है. तो लोगों की बात तो सुननी ही पड़ेगी. There are many ways in which people express their views and make governments understand what actions they should take. यानी बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे लोग जता सकते हैं कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए और जो एक्शंस वो ले रही है वो सही है या फिर गलत है.
दीज इंक्लूड धरनास, यानी इसमें बहुत सारे हो सकते हैं, धरना डाल सकते हैं, रैली कर सकते हैं, स्ट्राइक कर सकते हैं, कैंपेन्स कर सकते हैं। थिंग्स दैट आर अनफेयर एंड अनजस्ट आर ऑल्सो ब्रॉट फॉरवर्ड, यानी वो चीज़ें जो गलत होती हैं या फिर जो अनजस्ट होती हैं उनको सामने लाया जाता है लोगों के द्वारा। Newspapers, magazines and TV also play a role in discussing government issues, यानी ये भी है जो न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया, ये सब भी है, इनमें भी बहुत सारे गवर्नमेंट इशू, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिस्कस किया जाता है। तो इसी वजह से सोशल मीडिया जो है वो भी एक बहुत अच्छा मेथड है फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द गवर्नमेंट। While it is true that a democracy allows people to participate, it is also true that not all the sections of people are actually able to do so. यानी ये तो बात सही है कि डेमोक्रेसी में सब लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पर ज़रूरी नहीं है कि हर सेक्शन के लोग उस चीज़ के लायक हों, एक्चुअली एबल हों। Another way for people to participate is by organizing themselves into social movements that seek to challenge the government and its functioning. यानी एक और तरीका ये है कि वो अलग अलग सोशल मूवमेंट्स करे या फिर चैलेंज सीख करे, ये देखने के लिए कि गवर्नमेंट किस तरह से फंक्शन कर रही है। कुछ मेंबर्स जो होते हैं वो आमतौर पे पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, जैसे कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, यानी जिनका नंबर पूरे समाज के अकॉर्डिंगली रिलेटिवली लेस है, वो होते हैं माइनॉरिटीज़ विच आर लेस इन नंबर। फिर दलित, आदिवासीज, वुमेन, जनरली वुमेन जो होती है वो इन सब में पार्टिसिपेट नहीं कर पाती। यानी बहुत सारे सोसाइटी के ऐसे सेक्शंस भी हैं जो कि गवर्नमेंट डिसीजंस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। If a country's people are alert and interested in how the country is run, the democratic character of the government of that country will be stronger. यानी अगर देश के लोग अलर्ट रहे, अच्छे से इंटरेस्ट ले कि गवर्नमेंट कैसे काम कर रही है, तो जो डेमोक्रेटिक कैरेक्टर है गवर्नमेंट का वो और ज़्यादा स्ट्रांग होगा। सो द नेक्स्ट टाइम वी सी अ रैली विंडिंग, यानी अगली बार अगर आप देखते हो अपने घरों से रैली जाते हुए, तो आप ज़रूर जानने की कोशिश कीजिए कि वह रैली किस बारे में है और कौन उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है और किस चीज़ के खिलाफ वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दिस विल हेल्प टू गिव अस अ सेंस ऑफ हाउ इन गवर्नमेंट वर्क्स, यानी इससे हमें पता चल जाएगा कि कैसे और क्यों जो है और किस तरह से गवर्नमेंट काम किया करती है। नाउ लेट्स सी आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ नीड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, यानी किस तरह से कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व किया जाए, ठीक किया जाए। In Maya's story, you read about how conflicts can often lead to violence and death because one group decides that it is all right to use force to prevent the other group from protesting. यानी माया की कहानी में हमने देखा कि किस तरह से कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट जो है उससे वॉयलेंस भी हो जाती है और बहुत सारे बेकसर लोगों की डेथ यानी कि हत्या भी हो जाती है, क्योंकि एक ही ग्रुप के पास पावर होता है और कोई भी ग्रुप ये तो चाहेगा नहीं कि दूसरा ग्रुप मेरे खिलाफ प्रोटेस्ट करे, इसीलिए वो डिसाइड करता है कि यही अच्छा है कि हम इनके खिलाफ फोर्स इनको मतलब ऐसा कर दे कि ये प्रोटेस्ट कर ही ना पाए, जिनकी वजह से वो उन पर शूटिंग करवाते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें करवाते हैं। Conflicts occur when people of different culture, religions, reasons और economic backgrounds do not get along with each other. यानी कॉन्फ्लिक्ट तब होते हैं जब अलग अलग कल्चर, रिलीजन या रीज़न के लोग आपस में घुल मिल नहीं पाते हैं, और तभी भी होता है जब किसी ग्रुप को ऐसा लगता है कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, कोई उन्हें डिस्क्रिमिनेट कर रहा है। पीपल में यूज़ वायलेंट मीन्स टू सेटल देयर डिफरेंसेस, और कभी कभी लोग तो अपने डिफरेंसेस को सेटल करने के लिए कुछ वायलेंट मीन्स का भी यूज़ करते हैं, ठीक है। दिस लीड्स टू फियर एंड टेंशन अमंग अदर्स लिविंग इन एन एरिया। अब अगर ये वायलेंट मीन्स यूज़ करेंगे तो आसपास में रहने वाले लोग जो है उनके अंदर टेंशन और फियर आ जाता है। इसी वजह से गवर्नमेंट ही किसी ना किसी तरह से गवर्नमेंट ही है जो सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व किया करती है। Let's read about some of the conflicts in our society and the role of the government in resolving them. यानी हमारे सोसाइटी में किस किस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं और ये भी देखते हैं कि किस तरह से गवर्नमेंट जो है वो उन्हें रिसॉल्व करती है।
रिलीजियस प्रोसेशंस एंड सेलिब्रेशंस कैन समटाइम्स लीड टू कॉन्फ्लिक्ट्स, यानी कभी कभी रिलीजियस प्रोसेशंस जो जाती है, जो सेलिब्रेशंस होती है, उनकी वजह से भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। जैसे कि कभी कभी प्रोसेशन के रूट की वजह से कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है कि आपके इस प्रोसेशन की वजह से हमारा प्रॉब्लम हो रहा है, तो इस तरह से भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। और गवर्नमेंट जो है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है इन गेटिंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईच एंड एवरी कम्युनिटीज़, यानी हर एक कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव जो है वो वहाँ पे जाए, मीट करे और सल्यूशन, जो वहाँ पे सिचुएशन है उसका कोई ना कोई सल्यूशन निकाले। एट टाइम्स देयर इज़ फियर दैट वायलेंस may erupt with people throwing stones or trying to disrupt the procession। कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो है वो बढ़ जाता है जब लोग जो है तो मतलब स्टोन्स उठाने लगते हैं या फिर प्रोसेशन को डिसरप्ट करते हैं। पुलिस जो है वो इस बात की रिस्पॉन्सिबल है कि वॉयलेंस होना, पुलिस की ही जिम्मेदारी है कि वो ये ध्यान रखे कि वॉयलेंस हो ही ना हो उसके एरिया में। रिवर्स टू कैन बिकम अ सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन स्टेट्स, यानी कभी कभी ऐसा होता है कि रिवर्स भी जो है वो भी दो स्टेट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट का सोर्स बन जाती है, यानी एक नदी की वजह से दो स्टेट्स में लड़ाई हो सकती है। हो सकता है कि एक रिवर दूसरे स्टेट, एक स्टेट से बिगिन होती हो पर दूसरे स्टेट में बहती हो, तो अब कंप्लेन हो सकता है कि भाई हमारे यहाँ से निकलती है पर हमें पानी ही नहीं मिलता, तो इस वजह से भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। Quiet flows the Kaveri despite being at the center of heated conflict between two states for the last 30 years, यानी कितने शांति से ये कावेरी नदी बह रही है, पर फिर भी ये जो कावेरी नदी है जो शांति से अपना जीवन व्यक्त कर रही है, ये जो है वो दो स्टेट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट का कारण है। ठीक है, नाउ लेट्स सी हाउ दिस कॉन्फ्लिक्ट हैज़ occurred. The sharing of water between different states that the river goes through is becoming an issue of conflict, यानी रिवर मान लीजिए बहुत सारे स्टेट्स में फ़्लो करती है, तो किस तरह से पानी शेयर किया जा रहा है वो भी कॉन्फ्लिक्ट का एक इशू बन सकता है। जैसे कि आपने कावेरी के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में पढ़ा होगा कि कावेरी नदी की वजह से कर्नाटक और तमिलनाडु में बहुत सारे डिस्प्यूट और कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे। The water stored in Krishnaraja Sagar Dam in Karnataka is used for irrigating a number of district, यानी जो वो कर्नाटक में डैम बनाते हैं उसमें जो पानी स्टोर होता है उससे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट को इरिगेट किया जाता है, और साथ ही साथ वो बेंगलुरु की नीड्स को भी उसको फिलअप करना पड़ता है, उसको भी मीट करना पड़ता है। द वाटर स्टोर्ड इन मीटर डैम इन तमिलनाडु इज़ यूज फॉर क्रॉप्स, और जो तमिलनाडु में डैम है उसमें जो पानी स्टोर किया जाता है उससे वहाँ के डेल्टा रीजन में इरिगेशन किया जाता है। अब दोनों डैम्स हैं, इसी वजह से कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं। ठीक है, कि पानी नहीं मिल रहा, हमारी कमी पूरी नहीं हो रही है, यही सब चीज़ों की वजह से कभी कभी उनकी लड़ाई हो जाती है। अब देखिए दो स्टेट्स के बीच में लड़ाई है, तो अब इन्हें उनके सरपंच तो सुलझाएंगे नहीं, उनके मिनिस्टर भी सुलझाएंगे नहीं, क्योंकि जब दो स्टेट्स हैं तो दो मिनिस्टर्स भी तो है, दो सीएम भी तो है। तो इसी वजह से जब दो स्टेट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो जो डिसीज़न यानी इस कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाने का काम होता है वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, यानी पीएम इन सब का काम होता है। ये जब दो स्टेट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है तब इसी तरह से किन दो कम्युनिटीज़ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उस बात से डिसाइड किया जाता है कि कौन उनके प्रॉब्लम को रिजॉल्व, उनके कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करेगा। नेक्स्ट टॉपिक इज इक्वालिटी एंड जस्टिस। One of the key ideas of a democratic government is its commitment to equality and justice, यानी एक और इसका एक की एलिमेंट है कि किस तरह से गवर्नमेंट जो है वो इक्वालिटी और जस्टिस को फॉलो करवा रही है, और इक्वालिटी और जस्टिस इंसेपरेबल है, यानी उनको हम अलग नहीं कर सकते। जहाँ पे इक्वालिटी है वहाँ पे जस्टिस होगा ही, और जहाँ जस्टिस है वहाँ पे इक्वालिटी होगा, यानी दोनों हमेशा साथ में ही रहते हैं, दे आर इंसेपरेबल। दी अर्लियर प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी पहले अनटचेबिलिटी होती थी उसे भी लॉ से बैन कर दिया गया। फिर एक और चीज़ होती थी पहले कि कुछ ग्रुप के लोगों को पढ़ने नहीं दिया जाता था, उन्हें ट्रांसपोर्ट नहीं दिया जाता था, मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं मिलती थी, और कभी कभी तो उन्हें मंदिर मस्जिद में घुसने भी नहीं दिया जाता था। तो डॉक्टर अम्बेडकर जो इन सब के बारे में पढ़ते थे उन्होंने रियलाइज़ किया कि ये सारी प्रैक्टिस गलत है और इन्हें कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, और इसी वजह से उन्होंने इन सब को हटा दिया ताकि जस्टिस जो है वो इक्वली स्प्रेड हो सके।
The government also recognizes this and makes special provisions for groups within society that are unequal. अब गवर्नमेंट जो है वो देख रही है कि इन सोसाइटीज़ को पहले से ही पीछे करके रखा है, इसी वजह से बहुत ज़्यादा पिछड़ गई है। तो अब उन्हीं पिछड़ी हुई सोसाइटीज़ को आगे लाने के लिए वो इनके लिए कुछ स्पेशल प्रोविज़न्स करती है। जैसे मान लीजिए हमारी सोसाइटी में एक वो है कि बॉय चाइल्ड को ज़्यादा केयर किया जाता है मोर देन अ गर्ल चाइल्ड, तो गर्ल्स को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है गवर्नमेंट के द्वारा in comparative to boys. This means that society does not value the girl and boy equally. यानी जब वो गर्ल्स बॉयज़ को ज़्यादा वैल्यू कर रही है, इसका मतलब बॉयज़ और गर्ल्स को इक्वल वैल्यू नहीं कर रही है, और इक्वालिटी होनी चाहिए, और यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है, इसका मतलब ये अनजस्ट है, ये सही नहीं है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट द गवर्नमेंट स्टेप्स इन टू प्रमोट जस्टिस, और इसी चीज़ को हटाने के लिए गवर्नमेंट जस्टिस को बढ़ाने के लिए कुछ स्पेशल प्रोविज़न्स करती है जो सिर्फ़ और सिर्फ गर्ल्स को इनेबल किया जाता है। ठीक है, जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल है कि गर्ल्स का फ़ीस जो होता है वो बॉयज़ के फ़ीस से कम होता है, या फिर कभी कभी तो उन्हें फ्री में भी स्कॉलरशिप मिल जाती है स्कूल्स की तरफ से या कॉलेज की तरफ से। ओके, सो नाउ आवर चैप्टर हैज़ बीन completed. Wish you like the video. Thanks for watching the video. Thank you.